नमस्कार। भारत का संविधान जानते हैं, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक लंबा सफर है, करीब करीब 4 दशकों का। तो चलिए आज इसी दिलचस्प यात्रा को समझते हैं, जिसने हमारे संविधान को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक संविधान बनता कैसे है? क्या ये बस एक दिन में लिख दिया जाता है या फिर ये दशकों तक चलने वाली एक कहानी होती है? चलिए, इसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग-अलग मांगों, जवाबों और लंबी-लंबी बातचीत ने दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक को जन्म दिया। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी जड़ें जाती हैं साल 1909 में। ये वो वक्त था जब भारत में राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी और ब्रिटिश साम्राज्य को पहली बार लगा कि हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। ये उनकी पहली कह सकते हैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया थी। तो उन्होंने क्या किया? वो लेकर आए 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें भारतीयों को थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व तो मिला। लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटें बढ़ाई गईं। पहली बार एक तरह का इलेक्टोरल सिस्टम भी आया, मतलब प्रतिनिधि सरकार की तरफ ये पहला कदम था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच था, एक ऐसी शर्त जो आगे चलकर बहुत विवादास्पद साबित हुई। और वो पेंच था सेपरेट इलेक्टोरेट का। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ अपने मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए ही वोट करेंगे। इसे ही तो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। और यहीं से उस सांप्रदायिक राजनीति की नींव पड़ी जिसकी गूंज हमें आने वाले कई दशकों तक सुनाई देने वाली थी। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है। पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने एक और बड़ा संवैधानिक प्रयोग किया, इस बार प्रांतों में। लेकिन सच कहें तो ये प्रयोग भी अधूरा ही था। उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिसे कहते हैं डायरकी, यानी कि द्वैध शासन। इसके तहत प्रांतीय सरकार के कामकाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। और ये स्लाइड देखिए, मामला एकदम साफ हो जाता है। असली पावर वाले सब्जेक्ट्स जैसे पुलिस, रेवेन्यू, कानून व्यवस्था, वो सब गवर्नर के पास रहे। और भारतीय मंत्रियों को क्या मिला? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे कम जरूरी समझे जाने वाले विभाग। मतलब असली सत्ता तो अंग्रेजों के ही हाथ में। जाहिर है, इस सिस्टम से बहुत निराशा हुई। तो जब इसकी समीक्षा का वक्त आया तो अंग्रेजों ने 1927 में ब्रिटेन से कमीशन भेजा। लेकिन सोचिए, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो एक तरह से सीधा सीधा अपमान था। और इसने पूरे भारत में विरोध की आग लगा दी। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। इस जबरदस्त विरोध के बाद भारतीय नेताओं ने ठान लिया कि बस अब बहुत हुआ, अब वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और इसी सोच का नतीजा थी 1928 की नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में ये पहली बार था जब भारतीयों ने खुद अपना एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने की इतनी बड़ी कोशिश की थी। इसमें डोमिनियन स्टेटस, मौलिक अधिकार और एक फेडरल स्ट्रक्चर जैसी बड़ी बड़ी बातें शामिल थीं। ये एक ऐतिहासिक पल था। चलिए अब 1930 के दशक में चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत के भविष्य को लेकर आमने सामने बैठकर सीधी बातचीत शुरू हुई। लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन हुए। मकसद था भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा करना। महात्मा गांधी ने भी दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लिया। लेकिन माइनॉरिटीज के प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर आपसी सहमति बनाना बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। और यहीं पर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड का प्रस्ताव रखा, जिसमें दलितों के लिए भी मुसलमानों की तरह ही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब जाकर गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि इस पैक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट के विभाजनकारी विचार को तो खारिज कर दिया, लेकिन दलितों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जनरल इलेक्टोरेट में ही उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी। ये एक भारतीय समाधान था। इन सारी बातचीत और बहस का नतीजा निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आज़ादी से पहले का सबसे अहम कानूनी दस्तावेज था। इसी ने प्रांतीय स्वायत्ता दी, एक फेडरल कोर्ट और RBI की नींव रखी। और मजे की बात यह है कि हमारे आज के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक्ट से लिया गया है। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे उथल-पुथल वाले दशक में आ गए हैं। ये वो दौर है जब भारतीयों को पहली बार असली शासन का स्वाद चखने को मिला।
और ब्रिटिश राज के खात्मे की बातचीत शुरू हुई। 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाईं। ये पहली बार था जब भारतीयों को इतने बड़े पैमाने पर शासन चलाने का तजुर्बा मिला, जो आगे चलकर देश चलाने के लिए एक बहुत जरूरी सबक साबित हुआ। आप जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज एक के बाद एक प्रस्ताव ला रहे थे। 1940 का ऑगस्ट ऑफर, 1942 का क्रिप्स मिशन, सब एक एक करके फेल होते गए। क्यों? क्योंकि भारतीय नेता अब पूरी आजादी से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। और फिर आया 1946 का निर्णायक कैबिनेट मिशन। देखिए, कैबिनेट मिशन भारत को एकजुट रखने के अपने प्लान में तो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन इसकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी देन थी संविधान सभा बनाने की योजना। हाँ, वही सभा जिसे भारत का भविष्य लिखना था। और फिर आखिरी के साल तो बहुत तेजी से निकले। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर माउंटबेटन प्लान ने देश के विभाजन की दर्दनाक सच्चाई सामने रखी और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी एक अंत नहीं थी। असल में ये तो एक बहुत बड़े और मुश्किल काम की शुरुआत थी, कागज पर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना। तो अगर हम देखें, 1909 में जो कहानी सीमित प्रतिनिधित्व से शुरू हुई थी, वही 1950 में पूर्ण संसदीय लोकतंत्र की नींव बनी। जो संघवाद के छोटे छोटे बीज बोए गए थे, वो एक मजबूत संघीय ढांचे में तब्दील हुए और अधिकारों की मांग ने मौलिक अधिकारों वाले एक संविधान को जन्म दिया। ये 40 साल की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन इसी ने हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों को गढ़ा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि समझौते, संघर्ष और सृजन के इस 40 साल लंबे सफर से मिले कौन से सबक हैं जो आज भी भारत की दिशा तय कर रहे हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें याद दिलाती है कि एक राष्ट्र का निर्माण कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि बहस और विकास की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।